और आइए आपको पहले बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। अमेरिका ईरान तनाव के बीच दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों पर संकट गहराता जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ साथ अब बाब अल मंदेब पर भी खतरा बढ़ने से वैश्विक तेल और समुद्री व्यापार पर दबाव है। जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट के बीच तेल की कीमतों और सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। सवाल यह है कि क्या यह तनाव सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या युद्ध अब एक बड़े क्षेत्रीय संकट की ओर बढ़ रहा है। आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट अब अमेरिका और ईरान की जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। ईरान ने ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने हॉर्मुज पर अमेरिका के पूर्ण नियंत्रण का दावा किया था। दुनिया के करीब 5वें हिस्से का तेल और प्राकृतिक गैस व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है, लेकिन लंबे समय से ये रास्ता लगभग बंद है, जिससे सिर्फ खाड़ी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से देश चिंतित हैं। ईरान ने अमेरिका इजराइल की बमबारी शुरू होने के बाद इसे बंद कर दिया था। जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और इस जलमार्ग की नाकेबंदी कर दी। हाल के महीने में अमेरिका के साथ समझौते के बाद भी ईरान हॉर्मुज पर अपने नियंत्रण को लेकर अड़ा हुआ है। तेहरान ने इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों के लिए रूट तय किए, लेकिन अमेरिका को ये पसंद नहीं आया। ओमान भी बीच में कूद पड़ा और उसने हॉर्मुज में अलग से रास्ता बना दिया, लेकिन ईरान ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। बताया जाता है कि ओमान को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। वहीं ईरान ने एक बार फिर ओमान के साथ रास्ता निकालने की कोशिश की है। हॉर्मुज में ओमान के नए शिपिंग लेन को लेकर चर्चा अंतिम चरण में है। कतर ने भी कहा है कि उसे तेहरान और मस्कट दोनों तरफ से हॉर्मुज को फिर से खोलने को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। जहाजों की आवाजाही के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को सिर्फ 8 जहाज हॉर्मुज से गुजरे, जबकि युद्ध से पहले रोजाना करीब 130 जहाज इस रास्ते से गुजरते थे। लेकिन संकट सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं है। लाल सागर के मुहाने पर मौजूद बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी अब युद्ध की चपेट में है। यमन के हुती समूह सऊदी मालवाहक जहाज को निशाना बना रहे हैं। करीब 11% वैश्विक तेल व्यापार और 8% LNG व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। यानी हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों रास्तों पर संकट का मतलब है वैश्विक समुद्री व्यापार पर दोहरी मार। इसी वजह से तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है और शिपिंग कंपनियां इन रास्तों से गुजरने को लेकर बेहद सतर्क हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या युद्ध खत्म होने के बजाय और फैल रहा है? असली सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान की मौजूदा सख्त भाषा सिर्फ बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति है, या फिर दोनों ने ऐसी लाल रेखाएं खींच दी हैं जिनसे पीछे हटना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि पिछले महीने तुर्की में नेटो सम्मेलन से रवाना होते समय उन्होंने चुपचाप विमान बदल लिया था। ये जानकारी उन रिपोर्टों के बाद सामने आई है जिनमें कहा गया था कि 8 जुलाई को ट्रंप टेलीविजन कैमरों की मौजूदगी में एयरफोर्स 1 में सवार हुए थे। इसके बाद उन्हें एक कैटरिंग ट्रक की मदद से एक अन्य सैन्य विमान तक पहुंचाया गया था। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अंकारा में हुए सम्मेलन के दौरान वो ईरान के टारगेट नंबर 1 थे। और इस पूरी स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय भट्टाचार्य, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, सवाल यही है कि अमेरिका की ओर से बार बार मौके दिए गए, युद्ध वहां पर रोका गया, हमले रोके गए, बातचीत को आगे बढ़ाया गया, फिर इतनी दिक्कत क्यों आ रही है इस पूरे मामले को सुलझाने में? देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जो मसला है वो बहुत पुराना है और बहुत गंभीर है जी। ये जो सस्पेशन है दोनों देश में, इसको समझाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि दोनों देश के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था, जो कि शायद जून 17 को हुआ था और 2 महीने का उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम था। इसके अलावा एक और बहुत कॉम्प्लिकेटिंग सिचुएशन है जो कि इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष है और उनके बीच जो मिसट्रस्ट है उसके बारे में भी है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हॉर्मुज को लेकर के
वहाँ पर किस तरह से, क्योंकि ओमान और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है लेकिन ईरान की ओर से कई शर्तें रखी गई हैं, ये हॉर्मुज कैसे खुलेगा? और यहाँ पर जो टोल लगाने की बात थी ईरान की ओर से, क्या इसको लेकर भी वहाँ पर ये विवाद का विषय बना हुआ है दोनों पक्षों में? जी, आपको तो पता होगा कि 28 फरवरी का युद्ध जब शुरू हुआ, उससे पहले हॉर्मुज में ऐसी परेशानी नहीं थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने देखा कि ये एक उनके लिए ट्रम्प कार्ड है, प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं, उनका ट्रम्प कार्ड है, और इसको वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लेवरेज के लिए। क्योंकि जब भी युद्ध होता है, नेगोशिएशन होता है, हर एक पक्ष चाहता है कि उसके पास कुछ लेवरेज हो, और यही ईरान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवरेज हो गया। ये इसको और कॉम्प्लिकेशन ये हो गया क्योंकि पहले तो ईरान ने उस पे ब्लॉकेट किया था, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने भी उस पे ब्लॉकेट कर दिया, क्योंकि वो ईरान को कोई एडवांटेज नहीं देना चाहते थे। ईरान जो लेवरेज चाह रहा था उसको वो लोग हटाने के लिए उन्होंने खुद ब्लॉकेट कर दिया। तो इस ब्लॉकेट और ब्लॉकेट के बीच ये हॉर्मुज बहुत बुरी तरह फंस गया, और इसको फंस जाने के वजह से ना सिर्फ उस इलाके में, खाड़ी के इलाके में, लेकिन बाहर के देशों में भी, हमारे देश में भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि बाकी जो चोक पॉइंट्स है, ये हॉर्मुज को हम लोग एक चोक पॉइंट कहते हैं क्योंकि वो एक छोटा सा जगह है जहां से जहाज जाते हैं, उसको कंट्रोल करना उतना आसान होता है। बाकी जो चोक पॉइंट्स है, जैसे कि मान लीजिए रेड सी के पास जो है बाबल मंडब, जो कि यमन के पास है, और वहां पे आप जानते हैं कि ईरान के सपोर्टर्स अंसर अल्लाह, जिसे हम लोग हुती भी कहते हैं, वो अंसर अल्लाह का फौज वहां पे है। वो लोग ईरान के इशारे पे भी और अपने भी हित के लिए वो लोग वहां पे ब्लॉकेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे बहुत परेशानी कर रहे हैं। और तीसरा जो चोक पॉइंट है सुएज कैनाल, आज वो खुला है, उसमें वहां कोई परेशानी नहीं है। तो ये अगर हम लोग इसका समाधान ना निकाल पाए तो ये और कॉम्प्लिकेटेड होने से और भी मुश्किल होगा। सर, यहाँ पर एक सवाल ये है कि ईरान में जो वहाँ की शिया क्लेरिकल रिजीम है उसके खिलाफ जो विद्रोह था ईरान के लोगों में, ईरान की आवाम के अंदर में, और बड़ा प्रदर्शन भी वहाँ पर देखा। अब क्या ईरान जो ये वर्तमान स्थिति है इसका उपयोग कर रहा है उस विद्रोह को, कहीं ना कहीं वो विद्रोह को एक तरह से बैक सीट पे डालने के लिए या उसको दुनिया से छुपाने के लिए? क्या कहेंगे आप? जी, ये सही है कि जो ईरान का जो रिलीजियस क्लर्जी है, जो कि रिलीजियस लीडर्स है, उनका कंट्रोल सरकार पे, पार्लियामेंट पे काफी भारी है। और वो लोग, उनका संबंध जो आईआरजीसी जो कि रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांड है, उसके साथ बहुत नजदीक है। एक तरह से आप देखें तो क्लेरिक्स जो है वहां पे, वो लोग एक बैलेंस का फैक्टर भी करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका रिलीजियस आउटलुक काफी सिवियर कंजर्वेटिव है, लोगों के बीच बहुत असंतुष्टि है। इसी वजह से बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन, प्रोटेस्ट हुए थे वहां पे। लेकिन अगर हम लोग देखें कि पिछले 6 महीने लगभग जब से युद्ध शुरू हुआ है, हम देख सकते हैं कि वहां के लोगों के बीच, क्योंकि एक विदेशी जब आ जाता है अपने देश में, तो अपने देश का नेता चाहे वो उतना अच्छा ना भी हो, वो बेहतर दिखा जाता है। और इसलिए लोगों के बीच एक भावना है कि वो लोग ईरान के नेता जो भी है वो बाद में उसके साथ निपट लेंगे, लेकिन अभी वो विदेशी ताकत के विरुद्ध लगे हुए हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल है। सर, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करेंगे? क्या आगे, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अभी की स्थिति तो उनके लिए काफ़ी विकट है, ये बातचीत तो बन नहीं रही है वहाँ पर, और जो एमओयू साइन हुआ था दोनों पक्षों के बीच में वो भी अगले हफ्ते खत्म होने वाला है। तो व्हाट नेक्स्ट फॉर अमेरिका? ये जरूरी है कि एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो, क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है कि युद्ध के जरिए से इसका कोई समाधान नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रिटेलिएशन हुआ है वो खाड़ी के देशों में भी बहुत प्रभाव हुआ है, जो भी बहुत असंतुष्ट है इस मामले से। सो युद्ध से ये मामला सहल नहीं सोल्यूशन होगा। उनको चाहिए कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ था
उसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म 60 दिन का था, लेकिन ये लिखा हुआ था कि उसमें एक्सटेंशन हो सकता है। हाल में जो अंकारा से टर्की, क्योंकि टर्की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडिएटर था इसमें, पाकिस्तान के अलावा आप जानते हैं कि कतर, इजिप्ट और टर्की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। टर्की से कुछ खबर आया है कि शायद वो लोग सोच रहे हैं कि उस एमओयू को एक्सटेंड करे, यानी कि दोनों साइड से ईरान और अमेरिका के साइड से सोच रहे हैं कि उस एमओयू का इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ और समय दे, मीडिएशन के थ्रू वो लोग अगर कुछ और अच्छा कोई तरीका निकाल पाए उसके तरफ जाए। और सर इसमें एक सवाल ये भी आता है कि खासकर जो हमारा भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो इसमें मध्यस्थता कर रहा था और लेकिन उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली। और हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, मोहसिन नकवी अभी भी ईरान में हैं, वो ईरान से तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यूएस के साथ यूएस का उस तरह का ट्रस्ट अब नहीं दिखाई देता पाकिस्तान के ऊपर मध्यस्थता को लेकर के। जी, मेरे ख्याल से मैं कहूंगा कि ये जो भी मीडिएटर्स हैं उनमें से पाकिस्तान भी एक है। पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने इस एमओयू को हासिल करने में मदद भी किया था उस टाइम। पाकिस्तान का रोल काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो ईरान के साथ वो नहीं चाहते कि उनका संबंध खराब हो और वो लोग यूएस पे बहुत डिपेंड करते हैं, तो उसका रोल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये पाकिस्तान का मामला नहीं है। मेरे ख्याल में ये मामला यूएस, इजराइल एक तरफ और ईरान दूसरे तरफ, उनके बीच क्या समझौता निकल पाता है, इसमें इजराइल का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल में। ठीक है, संजय जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।